1985 की वो गर्मियां, सदर्न कैलिफोर्निया के लोग आज तक उन्हें भूल नहीं पाए हैं। एक ऐसी दहशत थी हवा में जिसने पूरे शहर की रातों की नींद छीन ली थी। जरा सोचिए, अंधेरे से अचानक एक आवाज आती है, एक फफसाहट, उन्हें बता देना कि नाइट स्टॉकर यहां आया था। लोग इतने खौफज़दा थे कि सुरक्षा के वो सारे पुराने तरीके जिन पर हम हमेशा भरोसा करते हैं, वो सब बेअसर लगने लगे थे। घर के दरवाजे अंदर से पूरी तरह लॉक थे, बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। परिवारों ने तो जैसे अपने ही घरों को किसी किले की तरह बंद कर लिया था। खिड़कियां एकदम टाइटली शट थी। एक ऐसे अनजाने अदृश्य खतरे से बचने की हर मुमकिन कोशिश हो रही थी जिसे किसी ने ठीक से देखा तक नहीं था। लेकिन इन सब के बाद भी सबसे खौफनाक सच पता है क्या था? इन सारी तैयारियों के बावजूद वो अंदर आ गया, एक ऐसा रूथलेस और बेरहम शिकारी जो तब हमला करता था जब लोग सबसे ज्यादा बेसहारा होते थे, उनकी गहरी नींद में। आज के इस डार्क और सस्पेंसफुल विश्लेषण में हम उस दरिंदे की बात करेंगे जिसे दुनिया द नाइट स्टॉकर यानी रिचार्ड रमीरेस के नाम से जानती है। हम उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसके दिमाग की उस डार्क साइकोलॉजी और उसके पकड़े जाने के उस हैरानगी सफर की गहराई में जाएंगे। लॉस एंजलिस में उस वक्त जो दहशत का माहौल था, वो सच में किसी डार्क थ्रिलर जैसा था। किसी को नहीं पता था कि अगला शिकार कौन होगा और कहां से आएगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक आम इंसान इतना बड़ा दरिंदा बनता कैसे है? इसकी शुरुआत अचानक नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक और डिस्टर्बिंग बचपन से होती है। किसी भी अपराधी के दिमाग की शुरुआत अक्सर गहरे ट्रॉमा से होती है। अगर हम रमीरेस की कहानी देखें तो सबसे पहले बचपन में पिता से मिली बेरहम मार और उसकी वजह से आई सीवियर हेड इंजरीज ने दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला। फिर उसकी लाइफ में एंट्री होती है उसके बड़े कजन माइक की, जो वियतनाम वॉर से लौटा था। माइक उसे वॉर क्राइम्स की भयानक कहानियां और तस्वीरें दिखाता था। और फिर सबसे बड़ा ट्रिगर, 15 साल की उम्र में रमीरेस ने माइक को अपनी ही पत्नी का खून करते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। इन सारे ट्रॉमास ने मिलकर इस बेरहम किलर को आकार देना शुरू कर दिया था। और फिर 1982 में जब वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हुआ तो चीजें और भी तेजी से बिगड़ने लगी। एक बहुत ही भयानक कोकेन एडिक्शन ने उसे चोरी और बगलरी करने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान सेटनिज्म और काले जादू के प्रति उसके जुनून ने तो जैसे आग में घी का काम किया। छोटी मोटी चोरियां कब और कैसे जानलेवा होम इन्वेजन्स में बदल गईं, किसी को समझ ही नहीं आया। ये साफ बताता है कि उसका दिमाग अब पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका था। अब शुरुआत होती है द नाइट स्टॉकर के उस भयानक हमले की, जिससे वायलेंस और मौत का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने अमेरिका का दिल दहला दिया। ये वायलेंस कोई आम क्राइम नहीं था, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा था। जून 1984 में जेनी विनको का पहला मर्डर सामने आया। फिर मार्च 85 में रोजमीड और मॉन्टेरे पार्क में उसने तबाही मचाई। मई तक आते आते उसने क्राइम सीन्स पर सैटानिक सिंबल्स छोड़ने शुरू कर दिए थे, जैसे लिपस्टिक से बनाए गए पेंटाग्राम्स। और फिर जुलाई में ग्लेंडेल आते आते तो मचेते यानी चाकू और बंदूकों का बेरहमी से इस्तेमाल होने लगा। लॉ एनफोर्समेंट पूरी तरह हैरान और परेशान थी, क्योंकि उसके हमले अलग अलग एरियाज में एकदम रैंडमली हो रहे थे। रमीरेस के दिमाग की डार्क फिलॉसफी सच में किसी नाइटमेयर जैसी थी। उसका मानना था कि दुनिया बुरी है और यहां बुरे लोग ही पैदा होते हैं। वो सिर्फ लोगों की जान नहीं लेता था, वो उन्हें साइकोलॉजिकली तोड़ता था, उन्हें जलील करता था और उनसे शैतान की कसम खिलवाता था। यह सिर्फ मर्डर नहीं था, यह अपने शिकार के दिमाग के साथ खेला गया एक डरावना मनोवैज्ञानिक युद्ध था। लेकिन हर अपराधी कभी न कभी कोई गलती करता है, और यहीं से शुरू होती है डिटेक्टिव्स फ्रैंक सैलर्नो और गिल कॉरिलो की उस दरिंदे की सबसे बड़ी तलाश। सिर्फ एक नंबर 11.5। ये इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। एक क्राइम सीन पर फ्लावर बेड की मिट्टी में जूतों का एक निशान मिला। ये एक बेहद रेयर आविया स्नीकर का फुटप्रिंट था, जिसका साइज ठीक 11.5 था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पूरे कैलिफोर्निया में इस स्पेसिफिक साइज का सिर्फ एक ही जोड़ा भेजा गया था। इस एक छोटे से फोरेंसिक क्लू ने इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा दे दी। और फिर आखिरकार वो पल आया जिसने इस अंधेरे के दरिंदे को एक नाम और एक चेहरा दे दिया। एक 13 साल के बच्चे की होशियारी देखिए, उसने एक शक्की कार और उसका लाइसेंस प्लेट नंबर नोट कर लिया था। जब वो चोरी की हुई गाड़ी लावारिस मिली तो पुलिस को उसके रियर व्यू मिरर पर सिर्फ एक अकेला फिंगरप्रिंट मिला,
रेमिरेज ने गाड़ी को पूरी तरह साफ करने की कोशिश की थी, पर एक निशान छूट ही गया और जैसे ही इस प्रिंट को सिस्टम में रन किया गया, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। पर उसकी कहानी का अंत किसी सुनसान सड़क पर पुलिस चेस में नहीं, बल्कि भारी दोपहर में आम जनता के हाथों लिखा जाना था। जरा इस स्टार्क कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ था द नाइट स्टॉकर, जो रात के गहने अंधेरे में छुपकर आता था, उन लोगों पर हमला करता था जो गहरी नींद में होते थे, और दूसरी तरफ उसके पकड़े जाने की सच्चाई, एक हताश भगोड़ा जो दिन के उजाले में सड़कों पर अपनी जान बचाकर भाग रहा था और आम नागरिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। जो अंधेरे में इतना बड़ा खतरा लगता था, वो धूप में कितना डरपोक और बेबस दिख रहा था। उस दिन बॉयल हाइट्स की सड़कों पर माहौल बेहद इंटेंस था। अखबारों में उसकी तस्वीर फ्रंट पेज पर छप चुकी थी। जब वो एक कन्वीनियंस स्टोर के पास पहुंचा तो लोगों ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो चिल्लाने लगे, एल माटाडोर, द केला। भागते हुए उसने कार जैकिंग की कोशिश भी की, लेकिन आम जनता ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे घेर लिया, सबड्यू किया और तब तक रोके रखा जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंच गई। रेमिरेज तो पकड़ा गया, पर अपने पीछे वो एक ऐसी खौफनाक लेगेसी छोड़ गया जिसे कैलिफोर्निया का इतिहास कभी भुला नहीं सकता। 1.8 मिलियन डॉलर के उस लंबे और महंगे ट्रायल के बाद 1989 में उसे 13 हत्याओं सहित टोटल 43 आरोपों में दोषी करार दिया गया। सजा थी 19 बार मौत की सजा। लेकिन इस पूरे ट्रायल के दौरान उसके चेहरे पर पछतावे की एक शिकन तक नहीं थी, बल्कि वो हंसते हुए हेल सैटान बोलता रहा। आखिरकार उसकी मौत किसी गैस चेंबर में नहीं, बल्कि 2013 में 53 साल की उम्र में ब्लड कैंसर की वजह से प्रिजन हॉस्पिटल में हुई। एक बहुत ही अजीब और एंटी क्लाइमैक्टिक एंड। हम आज के इस डीप डाइव को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं। एक शहर आखिर अपने उन घावों को कैसे भरता है जब उसके अपने ही अंधेरे और परछाइयों को उसके खिलाफ एक हथियार बना दिया गया हो। नाइट स्टॉकर ने सिर्फ जानें नहीं ली थीं, उसने लॉस एंजलिस और वहां के लोगों से उनकी सुरक्षा का वो एहसास हमेशा के लिए छीन लिया था। ये पूरी कहानी हमें एक चिलिंग रिमाइंडर देती है कि कभी-कभी सबसे खौफनाक राक्षस किसी किस्से या कहानी में नहीं, बल्कि हमारे बीच ही सड़कों पर चलते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।